हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो रीडिंग हम डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाली है जी प्लैनेट्स के ऊपर, स्पेस क्राफ्ट्स के ऊपर और लाइफ के ऊपर जो हम बाकी प्लैनेट्स पर ढूंढने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर रीडिंग एक्सप्लेनेशन। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी है वो है जी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। हमें एक एग्जांपल ऑलरेडी गिवन है सेक्शन ए के वास्ते, जो है कि 5 ऑप्शन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट। हमने सबसे पहले इस ही ऑप्शन को क्रॉस करना है ताकि हम ये आंसर ना लगाएं। लेट्स मूव टू सेक्शन बी एवरीवन। इसका आंसर आ रहा है 2, दैट इज द बिग 6। दैट मीन्स कि जो बड़े बड़े 6 कंपनीज है उनके बारे में बात हुई होगी इस पैराग्राफ में। सेक्शन बी में मूव करते हैं लाइन नंबर 1 से। करंटली देयर आर एट लीस्ट 4 बिग अमेरिकन एंड 2 ब्रिटिश कंपनीज। इस टाइम में हमारे पास 4 अमेरिकन कंपनीज है और 2 ब्रिटिश कंपनीज है। दैट मीन्स कि कुल मिलाकर कितनी होगी ये, टोटल में ये हो गई 6 कंपनीज इन्वॉल्व इन न्यू स्पेस रेस। जो अभी के नई जो स्पेस रेस है कि हमने स्पेस में जाकर अपना मिशन पूरा करना है, हमने वहां पर टूरिस्ट लेकर जाने हैं, हमने वहां पर जिंदगी बनानी है। सो उसमें 6 जो मेजर कंपनीज है वो ज्यादा परफॉर्म कर रही हैं। यहाँ से एवरीवन सेक्शन बी का आंसर आया टू द बिग 6। सेक्शन सी नाउ, इसका आंसर है जी 7, दैट इज एन आइडलिस्ट एंड अ रियलिस्ट। दैट मीन्स कि ये जो इंसान के ऊपर ये बात हो रही थी वो क्या था, वो आइडलिस्ट था और रियलिस्ट था। आइडलिस्ट एंड रियलिस्ट का मीनिंग क्या होता है? आइडलिस्ट जो आइडिया सोचे, रियलिस्ट जो उस आइडियाज को सोचकर पूरा करते। नाउ सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं, लाइन नंबर 1। For Musk, space travel is not just about taking things off a lonely planet guidebook. He believes the future of humanity lies in its ability to colonize other planets. कि मस्क के वास्ते ये सिर्फ एक थिंकिंग नहीं है, ये एक आइडिया नहीं है कि उसने बस अपनी ड्रीम को पूरा करना है। उसको लगता है कि सच्ची में जो ह्यूमन है वो वहां पर जाकर अदर प्लैनेट्स पे जाकर वहां पर रह सकता है। दैट मीन्स कि ये सिर्फ उसका आइडिया नहीं है, ये उसका विश्वास है, ये उसका रियलिज्म है। सो एन आइडलिस्ट एंड अ रियलिस्ट, उसने ये जो आइडिया बनाया था कि हाँ लोग वहां पर जाकर रह सकते हैं, उसने उसको पूरा भी किया। कैसे पूरा किया? मस्क ने स्पेस एक्स बनाया, 7 साल में ही उसने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था। उसने नासा और ईएसए को पीछे छोड़ दिया। दैट मीन्स उसका आइडिया जो था वो पूरा भी हो पाया। सो यहाँ से हमारा आंसर आया एन आइडलिस्ट एंड अ रियलिस्ट। सेक्शन डी नाउ, इसका आंसर है जी 4, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस का मतलब होता है कि ये इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सो इट इज एन इडियम दैट वी यूज, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। अगर हम बोले इट इज अ रॉकेट साइंस, दैट मीन्स कि ये बहुत ही मुश्किल काम है हमारे वास्ते। सो सेक्शन डी में मूव करते हैं, लाइन नंबर 1 से। इनफैक्ट बिफोर बिल्डिंग फैल्कन और ड्रैगन बनाने से पहले ही मस्क थॉरोली रिसर्च द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लॉन्चिंग रॉकेट्स। तो मस्क ने पहले ही सोच लिया कि कितना हमें खर्चा आएगा बनाने का और लॉन्च करने का रॉकेट्स को। ही कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई गवर्नमेंट एजेंसी स्पेंट सो मच मनी ऑन दीज एक्टिविटीज। वो ये नहीं समझता कि गवर्नमेंट इतना पैसा स्पेंड तो किया क्यों। ही कंक्लूडेड क्वाइट सिंपली दैट दे वर इनएफिशिएंट। उसको लगता है कि पक्का गवर्नमेंट से ये काम हो नहीं रहा होगा, इसलिए उसने इतना पैसा लगाया। दैट मीन्स कि इतना मुश्किल काम है नहीं जितना गवर्नमेंट ने शो किया। इससे पता चल रहा है कि इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस आंसर है। क्यों? क्योंकि मस्क ने तो ये बहुत ही कम पैसों में काम कर दिया, गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगा दिया। सो यहाँ से हमारा आंसर है 4th, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, सेक्शन ई, इसका आंसर है 1, टू कॉलोनाइज और टू जनरेट रेवेन्यू। एक तो हम वहां पर क्या करना चाहते हैं, जाकर रहना चाहते हैं। दैट मीन्स हमने उसको एरिया को कॉलोनाइज करना है। दूसरा है कि क्या हम वहां से पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, क्या हम वहां से रिवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। सो ये हमारा आंसर आ रहा है ई पैराग्राफ का। एवरीवन मूव कीजिए आप सभी ई पैराग्राफ में। ई पैराग्राफ में हमें पहले गिवन है कि मस्क ने फैल्कन जो 9 रॉकेट था ना जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जा सकते हैं, उसने बोला कि बहुत ही पावरफुल है और ये मार्स पर भी पहुंच सकता है। मस्क ने बोला कि आने वाले 20 सालों में ये मार्स पर पहुंच सकता है, जो उसका फैल्कन 9 है। सो 4th नंबर लाइन में ये हमें गिवन है, फॉर हिम मस्क के वास्ते द न्यू स्पेस रेस इज नॉट ओनली अबाउट सेलिंग टिकट। की जो नई स्पेस की रेस है उसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उसने अपनी टिकटें बेचनी है, टिकट्स को सेल करना है।
for mind-blowing ride but also about securing the future of our species. वो टिकट्स तो बेचना चाहता है लेकिन इसके साथ साथ वो लोगों की जिंदगी भी बनाना चाहता है. दैट मीन्स कि वो लोगों को चाहता है कि वो वहां पर जाएं, मार्स पर जाएं, बाकी प्लेनेट पर जाएं और वहां पर रहने लग जाएं. सो यहाँ से एवरीवन हमारा सेक्शन ई का आंसर आया, दैट इज 1, टू कॉलोनाइज और जनरेट रेवेन्यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी नाउ. जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ब्लैंक्स कंप्लीशन के ऊपर. सो हमारे पास 2 वर्ड्स की लिमिट है, हम एक नंबर भी यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन 5 क्या है हमारे पास, a ticket on one of the Armadillo aerospace trips into space is likely to cost dash. So अगर हमने Armadillo aerospace trips लेनी है, उस एक ट्रिप के टिकट जो है वो हमें कितना कितना खर्चा आएगा उस टिकट का. आंसर इज अराउंड $100,000. एवरीवन, हमने पहले आर्मैडिलो के बारे में पता लगाना था कि आर्मैडिलो की बात कहाँ पर हुई है. अगर आप मूव कीजिए सेक्शन बी का, जो हमारे पास 3rd पैराग्राफ है, वहां पर आर्मैडिलो एरोस्पेस की बात हुई है. यहाँ पर लिखा है लाइन नंबर 2 में, जो आर्मैडिलो है वो अभी डेवलप कर रही है स्पेस क्राफ्ट जिसका नेम है ब्लू ओरिजिन. फेयर्स मतलब किराया, खर्चा. फेयर्स फॉर सब ऑर्बिटल ट्रिप्स विल स्टार्ट एट अराउंड $100,000. की जो ट्रिप्स है उसका खर्चा, उसका किराया कितना होएगा, लगभग अराउंड $100,000 किराया हो सकता है. सो आंसर फॉर 5th क्वेश्चन इज अराउंड $100,000. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. 6th क्वेश्चन है, अ सिंगल पैसेंजर विल जर्नी ऑन ए डैश स्पेसक्राफ्ट. एक जो अकेला पैसेंजर है वो किस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर अपना रास्ता ट्रैवल करेगा, तय करेगा. आंसर इज लिनक्स. एवरीवन, इसकी लोकेशन अगेन सेक्शन बी में, आर्मैडिलो के नेक्स्ट वाला पैराग्राफ. A cheap alternative to Armadillo trip may be a ride on Linux spacecraft. अगर वो बोले अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो आप Linux spacecraft पर भी राइड कर सकते हो, अपनी जर्नी कर सकते हो. सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आया, आंसर इज Linux. क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. 7th क्वेश्चन है, a ride on Virgin Galactic will टेक ओनली डैश मिनट्स. अगर आप वर्जिन गैलेक्टिक के ऊपर राइड करना चाहते हो, वहां से आप मूव करना चाहते हो, तो आपको कितने मिनट्स लगेंगे. आंसर इज ए फ्यू, बस थोड़े से मिनट्स ही लगेंगे. एवरीवन, पहले हम फाइंड आउट करेंगे वर्जिन गैलेक्टिक के बारे में. सो वर्जिन गैलेक्टिक की बात उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में हो रही है. यहाँ पर लिखा है लाइन नंबर 2 में, 1 thrust upward. अगर आप एक बार ऊपर को मूव करो, द क्राफ्ट विल हेड फॉर एज ऑफ द एटमोसफेयर. जो क्राफ्ट है वो एटमोसफेयर के एज तक, किनारे तक पहुंच जाएगा. द जर्नी विल जस्ट लास्ट अ फ्यू मिनट्स. जो पूरा का पूरा वो टाइम पीरियड है वो कितना होएगा, सिर्फ कुछ ही मिनट्स का होएगा. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया अ फ्यू, क्योंकि मिनट्स हमें ऑलरेडी गिवन था. क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. ऑन अ स्टार चेजर स्पेसक्राफ्ट. अगर आप स्टार चेजर स्पेसक्राफ्ट पर हो, अ पैसेंजर विल एक्सपीरियंस डैश मिनट्स ऑफ वेटलेसनेस. एक जो पैसेंजर है उसको वेट अपना महसूस ही नहीं होएगा, वेटलेसनेस उसको फील होएगी कितने मिनट्स तक. आंसर इज सेवरल, बहुत सारे मिनट्स तक. ओके एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको स्टार चेजर वाले पैराग्राफ में मिल रही है. स्टार चेजर वाले पैराग्राफ में ये गिवन है, होप्स इट रॉकेट्स विल ऑफर अ मोर एंड्योरिंग एक्सपीरियंस. पूरी की पूरी फ्लाइट 20 मिनट्स की है, several minutes of which will be spent in zero gravity. zero gravity मतलब ग्रेविटी नहीं है, मतलब वेटलेसनेस है. सो वेटलेसनेस में कितने मिनट स्पेंड किए उन्होंने, several. यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है several minutes. क्वेश्चन नंबर 9. एलन मस्क सोल्ड डैश एंड सेट अप स्पेसएक्स व्हिच बिल्ड्स रॉकेट. एलन मस्क ने किसी चीज को बेच दिया और फिर उसने स्पेसएक्स को स्टार्ट किया. आंसर इज पेपाल. एलन मस्क ने पेपाल को बेच दिया और फिर स्पेसएक्स को स्टार्ट किया. अच्छा एवरीवन, यहाँ पर स्पेसएक्स की बात हो रही है और एलन मस्क की बात हो रही है. उन्होंने बोला स्पेसएक्स जो था वो एलन मस्क ने ही सेटअप किया था. वो इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है जो साउथ अफ्रीका में बॉर्न हुआ था. मस्क ने बहुत ही पैसा कमाया पेपाल को क्रिएट कर विच ईबे बॉट. फिर ईबे ने उसको खरीद लिया उससे, उस मनी से फिर उसने क्या किया, मस्क ने स्पेसएक्स को बनाया. दैट मीन्स मस्क ने किसको बेच दिया था, पेपाल को बेच दिया था. यहाँ से हमारा आंसर आ गया. Now let's move to next category, that is true false not given. Question number 10 here is, Musk is a keen supporter of human settlement in space. मस्क चाहता है कि ह्यूमन जो है वो स्पेस में जाकर रहने लग पड़े, वहां पर सेटल हो जाए. आंसर इज ट्रू, क्योंकि मस्क ने ऐसा बोला था.
एवरीवन इसकी लोकेशन आपको सेक्शन सी में मिलेगी, वहां पर गिवन है फॉर मस्क स्पेस ट्रैवल सिर्फ ये नहीं है कि उसने बस चीजें वहां पर करनी है, ही बिलीव्स, वो ऐसे सच्ची में सोचता है, ह्यूमैनिटी, फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन एबिलिटी टू कॉलोनाइज अदर प्लैनेट्स। मस्क को लगता है कि बाकी प्लैनेट्स पर जाकर हम रह सकते हैं, हम उसको कॉलोनाइज कर सकते हैं। सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर क्या आया कि मस्क है सपोर्टर है ह्यूमन सेटलमेंट का स्पेस में। आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 नाउ, ओवरऑल SpaceX रॉकेट्स आर फास्टर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स, की SpaceX के जो रॉकेट है वो उसके कॉम्पिटिटर्स से फास्ट है। आंसर इज नॉट गिवन। लेट्स मूव एवरीवन टू इट्स लोकेशन। सेक्शन सी में एवरीवन आपको रीड करना है लाइन नंबर 1 से जो सेकंड पार्ट है उसका। मस्क स्टैब्लिश्ड SpaceX इन 2002, मस्क ने 2002 में SpaceX को स्टार्ट किया। 7 साल में ही उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था जिसका नेम था फैल्कन 1। उसके कंपैरेटिवली जो बाकी एजेंसीज है जैसे नासा, ESA, उनको बहुत ही साल लग गए थे ऐसी अचीवमेंट करने में। अभी क्वेश्चन है हमारे रॉकेट के ऊपर कि जो रॉकेट है वो फास्ट है। अभी उन्होंने रॉकेट की स्पीड के बारे में तो बताया ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर इज नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 12 नाउ, मस्क बिलीव्स अ मैन्ड स्पेसक्राफ्ट विल रीच मार्स विद इन 20 ईयर्स। मस्क को लगता है कि ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसमें एक ह्यूमन बैठ सकता है वो मार्स तक पहुंच सकता है आने वाले 20 सालों में। आंसर इज ट्रू, ऐसा है। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिल रही है ई सेक्शन में, वहां पर गिवन है मस्क ने बोला कि हम फैल्कन 9 बना रहे हैं। ये ऐसा रॉकेट है जिसमें एस्ट्रोनॉट जाएंगे। एस्ट्रोनॉट कौन से होते हैं? जो बाकी ग्रह पर जाने वाले लोग होते हैं। उसने बोला जो फैल्कन 9 है वो बहुत ही पावरफुल है और वो रीच कर सकता है, वो पहुंच सकता है मार्स में अगर हम उसको अर्थ से लॉन्च करें। ठीक है, उसको लगता है कि ये हम सब कुछ कर पाएंगे आने वाले 20 सालों के अंदर अंदर। सो 20 सालों के अंदर अंदर मार्स पर फैल्कन 9 पहुंच जाएगा जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स इंसान बैठ कर जाएंगे। दैट मीन्स कि जो मस्क है वो सोचता है कि मैन्ड स्पेसक्राफ्ट जो है वो मार्स पहुंच जाएगा 20 साल के अंदर अंदर। आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13 नाउ, most private space companies share Musk's enthusiasm for distant space travel। ज्यादातर जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका और मस्क का दोनों का जो व्यू पॉइंट है वो सेम है। आंसर इज फॉल्स, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, सेक्शन ई के लास्ट 4th लाइन, फॉर हिम, मस्क के वास्ते द न्यू स्पेस रेस इज नॉट ओनली अबाउट सेलिंग टिकट फॉर माइंड ब्लोइंग राइड बट ऑल्सो सिक्योरिंग फ्यूचर ऑफ आवर स्पीशीज। जो मस्क है वो सिर्फ टिकट नहीं बेचना चाहता, वो लोगों का फ्यूचर भी बनाना चाहता है, लोगों को सेफ भी रखना चाहता है बाकी प्लैनेट्स पर पहुंचाकर। फॉर अदर प्राइवेट कंपनीज, लेकिन जो बाकी प्राइवेट कंपनीज हैं, however there is no urge to invest heavily in missions to distant planets। वो मिशन पे पैसा खर्चना चाहते नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहते हैं? प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि मस्क और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन दोनों का व्यू पॉइंट डिफरेंट हो गया क्योंकि उन्होंने तो ह्यूमन को बचाने की कोशिश ही नहीं की। तो आंसर फ्रॉम हियर इज फॉल्स। लेट्स मूव टू द सेकेंड पैसेज एवरीवन, जिसका नेम है ब्रांड लॉयल्टी रन्स डीप। सो ये सारे के सारे जो हमारे पैसेज है ये है ब्रांड्स के ऊपर। सो अभी हम फर्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वो है MCQs। सो क्वेश्चन नंबर 14 हियर इज, इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में द राइटर रेफर्स टू फूड प्रोडक्ट्स दैट आर सोल्ड। राइटर ने ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है जो बेचे जाते हैं। कहाँ पर बेचे जाते हैं? आंसर इज डी, जो रिटेल शॉप्स में बेचे जाते हैं। सो लेट्स मूव एवरीवन टू द लोकेशन। फर्स्ट पैराग्राफ में मूव करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, एट ऑलमोस्ट एनी सुपरमार्केट, कोई भी सुपरमार्केट देख लो सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, फूड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फिल्स द शेल्व्स। वहां पर दुनिया के हर एक किनारे में से, हर एक कोने में से आपको फूड दिख जाएगा। सो सिडनी की सुपरमार्केट में फूड मिल रहा है। लेट्स मूव टू द ऑप्शंस नाउ। ऑप्शन में लिखा है मार्केट, सिर्फ मार्केट तो वो है नहीं, होलसेल डिस्काउंट पर प्रोडक्ट मिल नहीं रहे, ऑनलाइन में प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि रिटेल में, शॉप्स में वो जो प्रोडक्ट है वो मिल रहे हैं। सो हमारा आंसर आ गया है सुपरमार्केट का, यहाँ से ऑप्शन डी, दैट इज रिटेल। क्वेश्चन नंबर 15 नाउ, इन सिडनी शॉपर्स कैन बाय बियर फ्रॉम। सिडनी में शॉपर जो है वो बियर बाय कर सकते हैं, कहाँ से? आंसर इज ए, चाइना एंड इंडोनेशिया, चाइना और इंडोनेशिया से। फर्स्ट ही पैराग्राफ में एवरीवन आपने मूव करना है। लाइन नंबर 3 में लिखा है, अलॉन्ग साइड लोकल फॉस्टर्स बियर, जो लोकल बियर है उसके साथ साथ चाइनीज तिस्टैंगो, इंडोनेशियन बिंटैंग आर
बोथ टू बी फाउंड, वहाँ पर लोकल बियर तो मिलती है लेकिन चाइनीज और इंडोनेशियन जो बियर है वो भी वहाँ पर मिल रही है। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 15 का ए। 16th क्वेश्चन नाउ, a greater variety of goods and brands are now available is mainly due to, so बहुत ज़्यादा वैरायटी के गुड्स और जो ब्रांड्स हैं वो अभी अवेलेबल हैं, ज़्यादातर ये इसका मेजर रीज़न क्या है, मेन रीज़न इसका क्या है, आंसर इज बी, चेंजेस इन माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं और जो ट्रेड है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा एवरीवन, सेकेंड पैराग्राफ में मूव कीजिए, लाइन नंबर 1 से रीड करना है। ऑल दिस वेराइटीज, वैरायटी की बात होगी, इज ए रिजल्ट, वो किसका रिजल्ट है, उसके पीछे रीजन क्या है, पॉपुलेशन की मूवमेंट का, पॉपुलेशन मूवमेंट मतलब माइग्रेशन, एंड चेंजेस इन ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल। सो ये जो वेराइटी आपको दिख रही है ये पॉपुलेशन की मूवमेंट और ग्लोबल ट्रेड की वजह से दिख रही है। सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आया दैट इज ऑप्शन बी। अभी आपको लग सकता है इसका आंसर सी आएगा, चीपो प्रोडक्शन, लेकिन इसका आंसर सी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ ही लिखा है टू अ लेसर एक्सटेंट, इसका कम रीजन क्या है, रिडक्शन की, प्रोडक्शन की रिड्यूस्ड कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। तो ये तो लेसर है, उन्होंने हमें मेन पूछा है, मेन हो गया ये पॉपुलेशन मूवमेंट और ग्लोबल ट्रेड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17th नाउ। 17th क्वेश्चन है, राइटर थिंक सुपरमार्केट्स शुड चेंज देयर प्रोडक्ट स्लाइटली। राइटर को लग रहा है कि जो सुपरमार्केट है कहीं पर उनको अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करना चाहिए। आंसर इज वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में सुपरमार्केट्स को अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करना चाहिए। एवरीवन, आपको मूव करना है सेकेंड पेज पर, फर्स्ट लाइन से। Even with this rise in availability of non-local products, recent studies suggest that supermarkets should do more to increase their numbers to match more closely the proportion of shoppers from those countries or regions. यहाँ पर लिखा उन्होंने कि नो डाउट जो नॉन लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा भी अवेलेबल हैं, लेकिन स्टडीज़ ने ये बोला कि सुपरमार्केट्स को नंबर्स को इंक्रीज करना चाहिए ताकि वो शॉपर्स के साथ मैच कर सके जो अलग अलग कंट्रीज से हैं। यहाँ पर उन्होंने किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं की, दैट मीन्स पूरी दुनिया में ही, ना ऑस्ट्रेलिया ना इंडिया यूएस ना स्विट्जरलैंड, पूरी की पूरी दुनिया में ही सुपरमार्केट्स को चेंज करने चाहिए अपने प्रोडक्ट्स थोड़े से। तो आंसर इज 17 का यहाँ से डी। 18th क्वेश्चन, द राइटर सजेस्ट दैट, अभी राइटर क्या बोल रहा है, आंसर इज डी, स्पेशलिस्ट शॉप ऑलरेडी सप्लाई माइनॉरिटी ग्रुप्स येट सुपरमार्केट शुड कम्पीट विद दैट, कि जो छोटी छोटी शॉप्स है वो तो लोगों को जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उनको पहले से प्रोडक्ट बेच रही हैं, लेकिन सुपरमार्केट्स को भी अभी ये प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए। कहाँ से? उसी लोकेशन से एवरीवन, यहाँ से हमें गिवन है कि नो डाउट नॉन लोकल प्रोडक्ट्स अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन सुपरमार्केट्स को भी तो ज़्यादा परफॉर्म करना चाहिए ना, ताकि शॉपर्स की वो डिमांड्स को फुलफिल कर सके। यहाँ से अगेन हमें 18 का आंसर लगेगा। इवन इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा है, एडमिटेडली there are already specialist shops that cater to minority groups. So हमारे पास पहले ही स्पेशलिस्ट शॉप्स हैं जो छोटे ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनको ऑलरेडी ही केटर कर रही है, उनको ऑलरेडी ही उनकी डिमांड पूरी कर रही है। बट माइनॉरिटीज डू फ्रीक्वेंट सुपरमार्केट्स, लेकिन जो माइनॉरिटीज हैं वो सुपरमार्केट से ही तो यूजुअली खर्चा कर रही हैं। सो सुपरमार्केट्स को भी वो ही प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदने चाहिए। सो यहाँ से हमारा 18th का आंसर आ गया। लेट्स मूव टू 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये 3 बारग्राफ्स दिए, उन्होंने बोला कि क्या रिलेशन है इसका जो शॉपर्स है उनका सिडनी सुपरमार्केट में। आंसर फॉर दिस इज बी, कि जो ओरिजिन है प्रोडक्ट्स का उसका रिलेशन है क्या है कि जो 16% बाकी कंट्रीज है ना उनके प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास आ रहे हैं। एवरीवन, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको बस परसेंटेजेस फाइंड आउट करनी थी, बाकी कोई परसेंटेज मैच नहीं की। ये जो सेकेंड पेज है इसका थर्ड पैराग्राफ में 16% यहाँ पर गिवन था, वो मैच किया बस, तो हमारा आंसर आया। सो एक एक्सप्लेनेशन ये है कि जो 16% पीपल को हमने सर्वे किया है वो अलग अलग स्टेट से आते हैं, इंटर स्टेट से आते हैं। दैट मीन्स कि अदर स्टेट्स, क्योंकि ये ना अमेरिका है ना यूएस है, अमेरिकन यूएस तो सेम हो गया ना ऑस्ट्रेलिया है ना इंडिया है ना चाइना है, सो कोई चीज़ नहीं है, ये बस इंटर स्टेट की बात करें। दैट मीन्स 16% जो लोग अलग अलग एरिया से आ रहे हैं वो अपनी कंट्री के ही प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। सो उन्होंने कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट्स बोला था ना, दैट मीन्स कि 16%, ये 16% एग्जैक्ट थी, बाकी कोई परसेंटेज मैच नहीं की, तो हमारा आंसर आ गया इसका बी। लेट्स मूव टू 20 to 26 क्वेश्चन। यहाँ पर हमें अलग अलग स्टडीज गिवन है, एटकिन की स्टडी, ब्रॉनबर्ग की स्टडी, फिर दोनों की बात कौन से में हुई है हमें उसके बारे में बताना है।
So question number 20th. There was a correlation between brands a shoppers used in childhood with his or her preference as an adult. कि रिलेशन है जो हम चीज़ें अपने बचपन में खरीदते हैं और जो चीज़ें हम अपने बड़े होकर जब खरीदने लग पड़ते हैं उसमें रिलेशन है. ये किसने बोला था? आंसर इज सी. एटकिन और ब्रॉनबर्ग दोनों ने इसके बारे में बोला था. लेट्स मूव एवरीवन टू द सेकंड पेज. उसका जो सेकंड पैराग्राफ है ना आपने वहां से रीड करना है. उसकी फर्स्ट लाइन में आपको ब्रॉनबर्ग का भी नेम मिल गया और एटकिन का भी नेम मिल गया. लाइन नंबर 3 में लिखा है इफ अ प्रोडक्ट फीचर इन पर्सन्स अर्ली लाइफ इन वन प्लेस. अगर तो एक प्रोडक्ट एक इंसान की अर्ली लाइफ में है, दैट मीन्स एक इंसान के चाइल्डहुड में उसको मिला था, देन एज अ माइग्रेंट जब वो माइग्रेट कर जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, ही और शी इज लाइकली टू बाय द सेम प्रोडक्ट. वो सेम ही प्रोडक्ट को बाय करेंगे चाहे जितने मर्जी वो एक्सपेंसिव हो, चाहे जितने मर्जी एक्सपेंसिव हो. यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आया 20th का कि रिलेशन है ब्रांड्स का जो शॉपर्स बचपन में बाय करते थे और जो अभी बाय करते हैं. लेट्स मूव टू 21 क्वेश्चन. वन रीजन फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ स्मॉल ब्रांड्स वाज many people surveyed come from another state where those brands were bigger. कि एक रीजन छोटे छोटे ब्रांड्स का ये है कि जो ज्यादातर लोग इनको बाय करते हैं वो किसी और जगह से आए होते हैं जहां पर वो ब्रांड्स बहुत ही पॉपुलर थे. आंसर इज सी अगेन. एटकिन और ब्रॉनबर्ग इन दोनों ने ये चीज के बारे में बोलना है. अच्छा एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिल रही है इन द पैराग्राफ दैट इज लास्ट थर्ड. ठीक है, लास्ट थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पर ब्रॉनबर्ग की बात हुई है और एटकिन की बात हुई है. यहाँ पर लिखा है, अच्छा इसकी लोकेशन आप पहले ब्रॉनबर्ग वाले से रीड कर लो. ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रॉनबर्ग का ही सिर्फ नहीं मिलेगा, एटकिन का नेम आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं मिल रहा है, इस वाले पैराग्राफ में. ठीक है, यहाँ पर अभी लाइन नंबर 5 में लिखा है एक एक्सप्लेनेशन ये है कि 16% जो लोग हैं जिनको हमने सर्वे किया था कम फ्रॉम इंटरस्टेट, वो अलग अलग स्टेट से आते हैं. दीज पीपल प्रेफर प्रोडक्ट फ्रॉम देयर होम स्टेट्स. और ये कौन से प्रोडक्ट्स बाय करते हैं? जो उनके खुद के स्टेट के होते हैं. दैट मीन्स कि ये नो डाउट माइनॉरिटी प्रोडक्ट्स ही बाय करते हैं, लेकिन वहां पर ये बहुत ही पॉपुलर होंगे. राइट, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर एटकिन की बात हुई है. ठीक है, एटकिन की यहाँ पर बात हुई है और उसी ने ही यहाँ पर लिखा है कि बाकियों के कंपैरेटिवली इंडिया एक कंट्री, लेकिन उसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं और बहुत सारे टैक्सेस लगे हुए हैं. और इंडियन स्टेट्स में वहां पर भी लोग क्या करते हैं, लोकली प्रोड्यूस्ड जो गुड्स हैं वो ही बाय करते हैं. जैसे यूएस में हो रहा था, इंटरनल माइग्रेंट जो है वो फूड अपनी नेटिव प्लेस से बाय करते हैं. इंडिया में भी ऐसे ही हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स है लेकिन वो अपने नेटिव एरिया से ही बाय कर रहे हैं. दैट मीन ब्रॉनबर्ग और एटकिन ने दोनों ने इसकी बात की है अगेन. सो हमारा 21 का आंसर आया स्मॉल ब्रांड्स की पॉपुलैरिटी है और वो ब्रांड्स अपने एरिया में बिगर होते हैं एज कम्पेयर टू अनदर स्टेट्स. सो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है इसका सी की एटकिन और ब्रॉनबर्ग ने दोनों ने बोला था इसको. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. Even living in a new state for a long time did not mean the shoppers chose न्यू ब्रांड. अगर हम एक नए एरिया में भी रह रहे हैं, एक नई स्टेट में भी रह रहे हैं बहुत लंबे समय से, उसका मतलब ये नहीं है कि शॉपर्स अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ब्रांड्स को ही चेंज कर देंगे. ये बोला था एवरीवन बी ने, दैट इज ब्रॉनबर्ग. ब्रॉनबर्ग वाले पैराग्राफ में मूव कीजिए. ये था ब्रॉनबर्ग वाला पैराग्राफ. इसमें एवरीवन आपको लास्ट लाइन्स में मिलेगा, लास्ट सेकेंड लाइन में. इवन पीपल हु हैड मूव्ड इंटरस्टेट, वो लोग जिन्होंने अपनी स्टेट को चेंज किया है 50 ईयर्स, 50 साल हो गए जिनको अपनी स्टेट को चेंज किए हुए, सरप्राइजिंगली मेंटेन्ड अ प्रेफरेंस फ्रॉम होम फॉर होम स्टेट ब्रांड्स. 50 साल को अपने एरिया को चेंज करने के बाद भी फिर भी वो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल एरिया का ही खाना खाते थे. दैट मीन्स कि उन्होंने अपने ब्रांड को चेंज नहीं किया, स्विच नहीं किया. सो बहुत लंबे पीरियड की बात होगी, 50 साल कम नहीं होते. सो यहाँ से एवरीवन 50 साल की बात हुई और सेम ही ब्रांड्स उन्होंने चूज किया, नया ब्रांड को चूज नहीं किया. सो हमारा आंसर आ गया ब्रॉनबर्ग, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 23. इन जनरल फूड बिकेम मोर एक्सपेंसिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टडी. जब हम उस स्टडी कर रहे थे वहां पर एरिया में तो खाना जो था वो और भी महंगा हो गया. डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी फैमिलीज ब्रॉड फेवरेट ब्रांड्स एंड एट लेस. लोगों ने कम खाना स्टार्ट कर दिया लेकिन ब्रांड्स अपने फेवरेट वाले ही जो थे वो बाय किए थे. आंसर इज गिवन टू अस इन एवरीवन एटकिन स्टडी. एटकिन की स्टडी में मूव करते हैं. एटकिन की स्टडी में एवरीवन यहाँ पर लिखा है एटकिन ने इंडिया में स्टडी किया था और जब वो स्टडी कर रहा था कॉस्ट ऑफ ऑल द कंज्यूमेबल्स ड्रॉप्स. सो जो भी खाना था, कंज्यूमेबल्स थे, जो भी गुड्स थे, जो भी आइटम्स थी, उसका जो खर्चा था, उसकी जो कॉस्ट थी वो क्या होगी, वो बढ़ गई थी. दैट मीन्स हर एक चीज एक्सपेंसिव होगी. यहाँ से हमें पता चल गया कि ये एटकिन की स्टडी में हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24.
टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फूड, कि जो बाकी एरिया से, बाकी जो स्टेट से टैक्स लग रहे थे ना, उसकी वजह से भी जो फूड था उसकी कॉस्ट बढ़ गई थी। आंसर इज अगेन ए, एटकिन की स्टडी में ऐसा हुआ था। सेम एटकिन वाले पैराग्राफ में मूव कीजिए। लाइन नंबर 4 में लिखा है स्टेट्स इम्पोज टैरिफ्स एंड टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर इंडियन स्टेट्स। इंडिया में ही जो बाकी अलग अलग स्टेट्स हैं वो टैक्सेस लगा रही है प्रोडक्ट्स में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे थे लेकिन लोकल प्रोडक्ट्स वो जी पी रहे थे। सो टैक्सेस लगे किसकी स्टडी में, एटकिन की स्टडी में। अगेन हमारा आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 25 नाउ, चिल्ड्रन में बी ए टारगेट ऑफ मोर फूड एडवर्टाइजिंग नाउ। बच्चों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है फूड एडवर्टीजमेंट का, दैट मीन्स कि बच्चों के वास्ते जो फूड की एडवर्टीजमेंट है वो ज़्यादा हो रही है। आंसर इज गिवन टू अस, दैट इज सी। एटकिन और ब्रॉनबर्ग दोनों ने बात की थी। इसकी लोकेशन एवरीवन लास्ट सेकंड पैराग्राफ में है, यहाँ पर गिवन है थर्ड लाइन में। Therefore, according to both researchers, दोनों रिसर्चर्स की बात होगी यहाँ पर, एटकिन और ब्रॉनबर्ग की। मोर एडवर्टाइजिंग की भी बात होगी। मे नाउ बी डायरेक्टेड एट माइनर्स, माइनर्स मतलब बच्चे, बच्चों के ऊपर ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो रही है। सो यहाँ से हमारा आंसर है 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26, एडवर्टाइजिंग एंड प्राइस वर once thought to be main reasons for buying products। पहले से सोचा जाता था कि जो जितना प्राइस है और जो जितनी एडवर्टीजमेंट है उसकी वजह से ही लोग प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, लेकिन वो जो हमारी थिंकिंग है वो अभी चेंज हो गई है। आंसर इज सी, एटकिन और ब्रॉनबर्ग दोनों ने बोला है। लास्ट पैराग्राफ में एवरीवन, लास्ट 2 लाइंस, एज इन लाइट ऑफ एटकिन एंड ब्रॉनबर्ग रिसर्च। एटकिन और जो ब्रॉनबर्ग दोनों की जो रिसर्च हुई थी उसमें ये चीज पता लगी, एडवर्टाइजिंग एंड प्राइस आर नॉट द सोल मोटिवेटिंग फैक्टर्स। एडवर्टीजमेंट और प्राइस दोनों ही फैक्टर्स नहीं है जैसे हम पहले सोचते थे। दैट मीन्स कि अभी ये चेंज हो गया। यहाँ से 26 का आंसर आया, दैट इज ऑप्शन सी। लास्ट पैसेज नाउ, लास्ट पैसेज का नेम है डिप्रोटोडन ह्यूमन प्लास्टोसीन एंड मॉडर्न वॉम्बेट स्केलेटन। सो ये सारा का सारा जो पैसेज है ये पुराने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में होने वाला है जो पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी है वो है मैचिंग सेंटेंसेस। हमारे पास हाफ सेंटेंसेस गिवन है, हमने हाफ को उसके साथ मैच करना है। सो क्वेश्चन नंबर 27 इज मेनी एनिमल्स इन प्लास्टोसीन्स वर। ज्यादातर जो एनिमल प्लास्टोसीन में थे वो क्या थे। लेट्स फाइंड आउट द वर्ड प्लास्टोसीन। ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर हमें प्लास्टोसीन वर्ड जो मिल रहा है, यहाँ से रीड करते हैं। इमेजिन अ बर्ड 3 टाइम्स द साइज ऑफ एन ऑस्ट्रिच। सो एक ऑस्ट्रिच से जो एक बर्ड है वो 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। ऑलरेडी ऑस्ट्रिच इतना बड़ा है, अगर हमने बर्ड को इतना इमेजिन करें तक वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और एक बर्रोइंग जो एनिमल है वो एलिफेंट जितना बिग है। बर्रोइंग एनिमल जो खोदते नहीं है, जो नीचे सुरंग बना लेते हैं ना, नीचे जमीन में खोद कर छोटी छोटी सी, जैसे रैबिट हो गया, जैसे रैट हो गया। और आप सोचो रैबिट और रैट एलिफेंट जितना बड़ा। हाउ अबाउट अ कैंगरू 3 मीटर टॉल। आप सोचो कैंगरू 3 मीटर्स टॉल हो गया है। सच क्रिएचर्स वर ऑल ऑस्ट्रेलियन मेगाफोना अलाइव ड्यूरिंग प्लास्टोसीन 1। ये सारे के सारे इतने बड़े बड़े जो एनिमल्स थे, मेगाफोना मतलब फोना मतलब एनिमल, मेगा मतलब बड़े बड़े। सो ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन बड़े बड़े एनिमल थे, ये सारे जिंदा थे प्लास्टोसीन में। दैट मीन्स कि यहाँ से हमारा आंसर आएगा। उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा है प्लास्टोसीन के ऊपर। वो क्वेश्चन क्या है कि ज्यादातर जो एनिमल थे प्लास्टोसीन में वो क्या थे। आंसर इज डी, कंसिडरेबली लार्जर देन देयर मॉडर्न इक्वलेंट। मॉडर्न एनिमल्स के कंपैरेटिवली वो बहुत ही बड़े होते थे, लार्ज होते थे। सो आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 28, ऑस्ट्रेलियन मेगाफोना बिकेम एक्सटिंक्ट। जो ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े बड़े एनिमल्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, खत्म हो गए थे। आंसर इज ए, सरप्राइजिंगली स्विफ्टली, वो बहुत ही जल्दी खत्म हो गए थे। एवरीवन, इस जो हम फर्स्ट पेज पर हमने पैराग्राफ रीड किया उसका सेकंड पैराग्राफ। चलो, यहाँ पर हमें बहुत सारे टाइम पीरियड की बात बोली है। सो लाइन नंबर 4 में गिवन है, देन रादर सडनली, अचानक से ही, अराउंड 46,000 years ago, इतने साल पहले, all these animals became extinct। so 46,000 साल पहले सडनली, अचानक से ये सारे एनिमल जो थे वो खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। दैट मीन्स कि ये सारे के सारे एनिमल जो थे वो एक्सटिंक्ट हुए हैं, लेकिन कब एक्सटिंक्ट हुए हैं, जल्दी जल्दी, सडनली एक्सटिंक्ट हो गए। आंसर इज ए, सरप्राइजिंगली स्विफ्टली। क्वेश्चन नंबर 29 नाउ, द फिगर 45 KYR refers to। जो 45 KYR फिगर है उसका मीनिंग क्या है, वो किसको डिनोट करती है, किसको रेफर करती है। आंसर इज एफ, ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
जैसे ह्यूमन ऑस्ट्रेलिया में आए 45 KYR का मीनिंग वो है। लेट्स मूव एवरीवन टू 45 KYR। सेकेंड पेज पर आपको मिलेगा 45 KYR। एट द एंड ऑफ प्लास्टोसीन ह्यूमन रीच्ड ऑस्ट्रेलिया। जब प्लास्टोसीन खत्म हो गया, ह्यूमन ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया इंडोनेशिया से थ्रू। अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड, आर्कोलॉजी के अकॉर्डिंग 45 KYR इस टाइम पीरियड के तक देयर सेटलमेंट वॉज वाइड स्प्रेड। दैट मीन्स 45 KYR तक जो ह्यूमन था वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता था। दैट मीन्स कि 45 KYR के अराउंड ह्यूमन जो थे वो प्रॉपरली ऑस्ट्रेलिया में रहने लग पड़े थे, सेटल हो गए थे। सो यहाँ से हमारा आंसर आया ह्यूमन हैबिटेशन। हैबिटेशन मतलब रहना, सेटल हो जाना ऑस्ट्रेलिया में। आंसर इज एफ। 30th क्वेश्चन नाउ। OSL रिप्रेजेंटेड। अभी OSL क्या शो कर रहा है? उन्होंने यहाँ पर हमसे डेफिनेशन नहीं मांगी, उन्होंने हमसे यहाँ से पूछा है कि OSL क्या शो क्या कर रहा है। आंसर इज जी, कि डेटिंग टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू हुई थी, बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई थी, उसको शो कर रहा है। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी OSL वाले पैराग्राफ में। यहाँ पर गिवन है डेटिंग जब हम रेयर बोन्स की कर रहे थे मेगाफोना, वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सी थी 20 ईयर्स पहले, ठीक है। जब एक टेक्निक आई जिसका नाम था OSL, उस टाइम तक वो, उस टाइम से पहले वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल थी, लेकिन जब हमारे पास वो टेक्निक आ गई तो हम प्रॉपर एकदम अच्छी एक्यूरेसी के साथ बोन्स को डेट कर पाए थे। दैट मीन्स कि इसकी बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई। इससे पहले हम सिर्फ कंफ्यूजन में थे, हम सिर्फ कंट्रोवर्सी थी हमारे पास कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसके आने के बाद हमें ट्रुथ के बारे में पता चला कि हाँ ऐसा ही हो रहा था। दैट मीन्स कि OSL क्या है? OSL ने शो किया कि डेवलपमेंट भी हुई थी डेटिंग टेक्नोलॉजी में। आंसर इज जी। लेट्स मूव टू द ब्लैंक्स नाउ। 31 to 34 आर ब्लैंक्स, ठीक है। 2 वर्ड्स की लिमिट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? किल साइट्स फॉर मेयोज हैव बीन फाउंड इन डैश। जो किल साइट्स है मेयोज के ऊपर के बारे में, वो हमें कहाँ पर मिल रही हैं? आंसर इज न्यूजीलैंड। अच्छा एवरीवन, हमने पहले फाइंड आउट करना था कि किल साइट्स की बात कहाँ हो रही है। सो किल साइट की बात हो रही है नेक्स्ट पैराग्राफ में। ये देखो सेंटर में लाइन नंबर 4 में हमें मिला देयर आर नो किल साइट्स ईदर वेयर एज इन न्यूजीलैंड। वो बोल रहे हैं कि हमें किल साइट्स और कहीं पर नहीं मिल रही। कहाँ पर मिल रही है? न्यूजीलैंड में मिल रही है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 32 नाउ। इट सीम्स अनलाइकली मेगाफोनल एक्सटिंक्शन वॉज कॉज्ड बाय डैश। ऐसा पॉसिबल नहीं लगता हमें कि जो इतने ज़्यादा बड़े बड़े एनिमल्स खत्म हो गए हैं, एक्सटिंक्शन है, ये किसी ने कॉज की हो। आंसर इज क्लाइमेटिक चेंज, इन्वायरमेंटल प्रेशर्स में से कोई भी। हमें नहीं लगता कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी ज़्यादा जो मेगाफोनल एक्सटिंक्शन है ये हो सकती है। ओके एवरीवन, लेट्स फाइंड आउट इट्स लोकेशन। सो अभी मेगाफोनल एक्सटिंक्शन की बात हुई थी, ठीक है। मेगाफोनल के एक्सटिंक्शन की बात हो रही है तो नेक्स्ट पैराग्राफ में इसके बारे में गिवन है हमें। सो if the aborigines were not technically advanced enough to kill them। पहले ऐसे सोचा जाता था कि इंसानों ने उसको मारा है। वो बोल रहे हैं कि नहीं, इतना तो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उनको मार सके। What else might have destroyed मेगाफोना की किस चीज ने मेगाफोना को इतना मारा होगा? वन थ्योरी हैज बीन क्लाइमेट चेंज। एक थ्योरी तो ये बोल रही है कि क्लाइमेट की वजह से पक्का वो मर गए होंगे, ठीक है। ऐसी लास्ट लाइन में अगर आप रीड करो आपको वहां से पता चल जाएगा। वहां पर लिखा है दीज प्लांट्स वर नॉट थ्रेटन्ड बाय क्लाइमेट चेंज। ऐसा सोचा जाता है कि ये प्लांट जो थे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं मरे, रादर दे डाइड ऑफ बिकॉज ऑफ मेगाफोनल पार्टनर्स हैड ऑलरेडी गॉन। लेकिन वो इसलिए मर गए क्योंकि ऑलरेडी ही जो उसके पार्टनर्स थे वो इस चले गए थे इस दुनिया में से। दैट मीन्स कि किसकी वजह से उनकी डेथ नहीं हुई? क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी डेथ नहीं हुई थी। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट 33rd, मॉडर्न कैंगरू स्पीशीज बियर मोर डैश देन मेगाफोनल स्पीशीज। आज के टाइम के जो कैंगरू हैं वो ज्यादा बर्थ देते हैं एज कम्पेयर टू पुराने। सो बियर का मतलब यहाँ पर हो गया बर्थ दे रहे हैं किसको? मोर यंग को। यंग मतलब उनके बच्चे, उनके बच्चों को ज्यादा वो बर्थ दे रहे हैं, पुराने समय में ऐसा नहीं। अच्छा एवरीवन, यहाँ पर गिवन है हमें ड्वार्फिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पर लाइन नंबर 3 में हमें गिवन है ऑफ द ड्वार्फ मार्सुपियल द मोस्ट नोटेबल डेवलपमेंट ओवर द जियांट्स। अभी जियांट्स कौन होते हैं? जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं। ड्वार्फ्स कौन होते हैं? जिनको हम बॉर्ना भी बोल देते हैं। सो जो छोटे छोटे एनिमल है। सो अभी कैंगरू जो है वो अपने बड़े बड़े एनिमल का छोटा पार्टनर हुआ ना। सो जो ड्वार्फ्स हैं
उनमें एक डेवलपमेंट ज़्यादा नजर आती है बड़े बड़े एनिमल्स के कंपैरेटिवली। वो क्या है कि उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ बहुत बड़ी होती है, लॉन्गर होती है। विच प्रोड्यूस मोर यंग, जो क्या है ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं किसको, यंग को। दैट मीन्स कि कैंगरू क्या कर सकता है, ज़्यादा यंग को प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ से हमारा 33rd का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 नाउ। Johnson doesn't think it is strange that megafaunal dash with proof of hunting have not yet been found. जॉनसन ये बोल रहा है कि ये चीज अजीब नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है कि हमें अभी तक मेगाफोनल कोई चीज हंटिंग के प्रूफ के जैसे क्यों नहीं मिली है। आंसर इज मेगाफोनल बोन्स या स्केलेटन्स। अच्छा एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिल रही है लास्ट सेकेंड पैराग्राफ में, क्योंकि जॉनसन का नेम वहाँ पर हमें शो हुआ। विथ जॉनसन्स मॉडल, जॉनसन के मॉडल के अकॉर्डिंग ये बहुत ईजी है कि हमें आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड चाहिए, नॉट टू बी फिल्ड विद टन्स ऑफ बोन, हमें बोन्स के साथ नहीं चाहिए वो। मेगाफोनल स्केलेटन्स आर नॉट विजिबल बिकॉज हंटिंग देम वाज अ माइनर एक्टिविटी। वो बोल रहे हैं कि मेगाफोनल हमें स्केलेटन इसलिए नहीं मिले क्योंकि हंटिंग उस टाइम पर बहुत कम होती थी। सो हमें मेगाफोनल क्या चीज़ नहीं मिली अभी तक, स्केलेटन्स या फिर बोन्स, इसमें से कोई भी एक आंसर लगा सकते हो आप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी में हमें क्या गिवन था, हमें लिस्ट ऑफ पीपल गिवन थे, हमने उनको मैच करना था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 35, दिस साइंटिस्ट यूज रिलायबल डेटिंग टेक्निक्स टू प्रपोज अ लाइकली एक्सटिंक्शन डेट ऑफ मेगाफोना। इस इंसान ने एक प्रॉपर और एक ट्रस्टवर्दी टेक्निक को यूज किया एक्सटिंक्शन डेट बताने के वास्ते। आंसर इज डी, दैट इज रॉबर्ट्स। अच्छा एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिल रही है इन द पैराग्राफ जहाँ पर हमें रॉबर्ट्स का नेम मिल रहा है, ठीक है। अभी डेटिंग टेक्निक की बात जो थी वो हुई थी OSL वाले पैराग्राफ में, राइट। सो OSL ही तो एक डेटिंग टेक्निक थी। और उसी पैराग्राफ में आप अगर रीड कीजिए लाइन नंबर 3 से, द लार्जेस्ट OSL डेटिंग ऑफ मेगाफोना वाज कैरिड आउट इन 2001 बाय रॉबर्ट्स। जो रॉबर्ट्स था उसने OSL को यूज कर पहले डेटिंग की थी, जिसने एक्सटिंक्शन डेट को प्रॉपरली बताया था कि 46 KIR के अराउंड ये चीज हुई थी। दैट मीन्स कि रॉबर्ट्स जो था वो बता पाया था रिलायबल टेक्निक को यूज कर। आंसर इज फ्रॉम हियर डी। Question number 36. These people have a mythical description of a creature like Diprotodon. सो ये जो इंसान है इन्होंने मिथिकल मतलब ऐसे मतलब अजीब, जैसे हम कहते नहीं थे फेरी टेल्स होती हैं, अपनी मनगढ़ंत कहानियां जो है उन्होंने मनगढ़ंत अपने ड्रिपोटोडन के जैसे क्रिएचर्स के जैसे डिस्क्रिप्शन बनाई है कि एनिमल ऐसे हो सकते थे। ये इसका आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन ए। लेट्स फाइंड आउट एवरीवन, हमें इसकी लोकेशन कहाँ से मिल रही है। सो यस, यहाँ पर हमें जो एथनिद मैंथना जो भी पीपल है उनके यहाँ पर नेम मिल गया हमें, यहाँ पर गिवन है। ये जो पीपल थे साउथ ऑस्ट्रेलिया के टेल ऑफ यमूती, इन्होंने हमें यमूती के बारे में बताया जो रिपोर्टडन के जैसा ही लग रहा था। एन एंशियंट रॉक पेंटिंग, एक रॉक के ऊपर पेंटिंग की हुई है अरहम लैंड के ऊपर, शोज एन एक्सटिंक्ट जायंट एक्जिडना, बट दिस रिकॉर्ड इज स्मॉल एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन। वो बोल रहे हैं कि ये एक बड़ा सारा जो एनिमल था उन्होंने उस पेंटिंग को ड्रॉ किया था, लेकिन इसके ऊपर अभी भी जो डिस्कशन है वो चल रही है। लेकिन उन्होंने क्या शो किया, इन इंसानों ने शो किया कि हाँ ये ऐसा कुछ उसके जैसा लग रहा था, और वहां पर लिखा है कि ये कल्चरल रिकॉर्ड है जो एबोरिजिनल मिथ्स के ऊपर बना हुआ। दैट मीन्स इट इज अ मिथिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये हमारा ऑप्शन ए वाला जो नेम था हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिल रहा था। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 36 का, दैट इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, दिस साइंटिस्ट ड्रू ऑन डाटा फ्रॉम फिश फार्मिंग टू अंडरस्टैंड ड्वार्फिंग। इस इंसान ने फिश फार्मिंग के ऊपर से डाटा कलेक्ट किया ड्वार्फिंग को अंडरस्टैंड करने के वास्ते। आंसर इज लॉ। अभी फिश फार्मिंग की बात ना सिर्फ एक ही पैराग्राफ में हुई थी, और वो हमारा पैराग्राफ था लास्ट थर्ड सेकेंड पेज पर, ड्वार्फिंग को स्टडी किया गया। फिर 2001 में लॉ ने पब्लिश किया था रिसर्च को जो फिश फार्मिंग के साथ रिलेटेड थी। यहाँ से हमारा आंसर आ गया लॉ, विच इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, दिस पर्सन बिलीव्स डेट विल बी रिवाइज्ड। रिवाइज का मतलब होता है चेंज। इस इंसान को लग रहा है कि ये जो डेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, सो दैट द पीरियड बिटवीन ह्यूमन सेटलमेंट इन ऑस्ट्रेलिया एंड एक्सटिंक्शन इन मेगाफोना इज लॉन्गर। इस इंसान ने बोला कि जो डेट्स है वो चेंज हो जाएंगी, तब हमें पता चल जाएगा कि जब ह्यूमन ऑस्ट्रेलिया में आए थे और जब मेगाफोना एक्सटिंक्ट हो गए थे, खत्म हो गए थे, उसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आंसर इज बी जॉनसन। जॉनसन ने इसको बोला था।
अच्छा एवरीवन, इसकी जॉनसन की ये जो पर्टिकुलर बात है ना, ये आपको मिलेगी सेकंड पेज पर, लास्ट पैराग्राफ। जॉनसन जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उसने बोला जो एबोरिजिनेज हैं कुड हैव वाइप्ड आउट ऑल 55 मेगाफोनल स्पीशीज इन जस्ट अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स, के कुछ ही हजारों साल में एबोरिजिनेज ने इसको खत्म कर दिया होगा। ही बिलीव्स दैट 45 KYR ह्यूमन सेटलमेंट डेट विल बी पुश्ड बैक। उस इंसान को लगता है कि ये जो हमने डेट अभी निकाली है, ये और भी ज्यादा आगे हो सकती है, दैट मीन्स ये चेंज हो सकती है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हाँ ह्यूमन भी इसके लिए पॉसिबल है कि ह्यूमन भी इनको मार सकते थे। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि डेट चेंज होगी। किसने बोला? जॉनसन ने बोला। आंसर इज बी। Now 39th question. This scientist developed a theory that even with basic weapons, एबोरिजिनीज मेड मेगाफोन एक्सटिंक्ट। इस इंसान ने एक थ्योरी बनाई कि अगर उनके पास वेपन नहीं भी थे या बहुत ही छोटे मोटे मामूली से वेपन थे, तब भी वो ओरिजिनेस को एबोरिजिनीज को मार सकते थे। बी अगेन जॉनसन ने ये चीज बोली, और इसकी लोकेशन आपको उसी पैराग्राफ में मिल रही है। उसने लाइन नंबर 3 में बोला, ही ऑल्सो मेंटेन्स दैट 700 years आर इनफ टू मेक वन स्पीशीज एक्सटिंक्ट विदाउट लार्ज स्केल हंटिंग और सोफिस्टिकेटेड वेपन। उसने बोला 700 साल इनफ है हम एक स्पीशीज को मार सके बिना किसी बहुत ही अच्छे औजारों के, बिना किसी सोफिस्टिकेटेड वेपन से के बिना भी हम 700 years में एक स्पीशीज को मार सकते हैं। सो जॉनसन ने अगेन ये चीज बोली। सो 39 का आंसर आ गया बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वो बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पैसेज का टाइटल क्या अच्छा होएगा। आंसर इज ई, इनविजिबल हंटर्स कॉस्ट मास एक्सटिंक्शन। कि ये जो मास एक्सटिंक्शन हुई है, ये जो बड़े पहर पर, बड़े लेवल पर ये जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इनको इनविजिबल हंटर्स ने, वो हंटर जिनके बारे में हमें नहीं पता, उन्होंने मारा था। एवरीवन, लास्ट पैसेज से ये आंसर क्लियर है। द मिस्ट्री ऑफ रैपिड एक्सटिंक्शन, रैपिड एक्सटिंक्शन मतलब मास एक्सटिंक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेगाफोना मे बी ओवर। ये जो मिस्ट्री है ये मे बी ये खत्म हो गई हो। दीज एनिमल्स प्रोबेबली बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज दे वर लार्ज स्लो इजी विक्टिम हुज बर्थ रेट नेवर एक्सीडेड देयर डेथ रेट। मे बी वो बड़े थे, वो बहुत स्लो थे और वो इतना ज़्यादा बर्थ नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से वो खत्म हो गए हों। देयर डिसअपियरेंस इज कंसिस्टेंट विद प्रेडिएशन रादर देन एनवायरमेंटल चेंज। सो ऐसा हो सकता है कि प्रिडेशन की वजह से वो मर गए हो रादर देन एनवायरमेंटल चेंज, एनवायरमेंट चेंज की वजह से वो ना हुआ हो ऐसा। ऑल्दो हार्ड एविडेंस ऑफ हंटिंग इज लैकिंग, ऐसा लगता है कि ह्यूमन की वजह से ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास इसका एविडेंस ही नहीं है। लेकिन ये ही सबसे आसान जो एक्सप्लेनेशन है वो है, दैट मीन्स कि अभी तक हमें नहीं पता चला कि उनको मारा तो मारा किसने। सो इनविजिबल हंटर्स ने उनको मारा होएगा। यहाँ से हमें पता चल गया कि वो उसके ऊपर रिसर्च अभी भी चल रही है या हो रही है, या हमें उन रिसर्चर्स हंटर्स के बारे में नहीं पता चला। आंसर फ्रॉम हियर इज ई। सो दिस इज एंड ऑफ अवर रीडिंग एक्सप्लेनेशन। आई होप ये रीडिंग आपको क्लियर होगी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको और कौन सी रीडिंग के ऊपर वीडियो चाहिए। थैंक यू एवरीवन।